सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए आज के सेशन में हम लोग समझेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ठीक है ना, क्या समझेंगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है। देखिए अप्रेजल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अहम आप टास्क समझ सकते हैं इसको, या फिर जो है सो वर्क समझ सकते हैं। वो है अप्रेजल को डिफाइन करना, अप्रेजल की मीटिंग्स को अटेंड करना और अप्रेजल प्रोवाइड करना। अप्रेजल ही डिफाइन करता है कि किसी भी कर्मचारी को, एम्प्लॉयज़ को कितना हाइक मिलेगा, ये अप्रेजल ही डिसाइड करता है। मतलब या फिर उसको कोई जो है सो नया जिम्मेवारी मिलेगा, कोई नया पोस्ट मिलेगा, ये सारा कुछ अप्रेजल तय करता है। तो अप्रेजल एक तरीके का आप समझ लीजिए कि जैसे आप ओला में चलते हैं, उबर में चलते हैं और राइड कंप्लीट करते हैं तो आपको रेटिंग देने का आता है। ठीक है ना, फिर जब आप रेटिंग देते हैं तो वो सारा रेटिंग जमा होता है और नेक्स्ट टाइम जब आप बुक करते हैं तो आपको पता चलता है ये कितने स्टार रेटिंग का ड्राइवर है, ठीक है ना, या कैब है। और फिर आप सोचते हो कि जो है सो अगर अच्छा स्टार रेटिंग का है तो फिर आप उसको जल्दी से बुक करते हो, या फिर जो है सो सॉफ्टवेयर जो भी जो है सो उसको जल्दी से जो है सो नेक्स्ट राइड प्रोवाइड करवाती है। तो आप समझिए कि फीडबैक से उसका जो है सो सर्विस और फीडबैक और सर्विस कैसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो किस तरीके का सर्विस दे रहा है वो डिफाइन करता है कि उसका अप्रेजल कैसा हो। लेकिन सर्विस को किन किन पैरामीटर्स पे मेज़र किया जाए, उसके लिए हम लोग अप्रेजल सिस्टम को एक जो है सो क्रमबद्ध तरीके से इसका एनालिसिस करें और अध्ययन करेंगे। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। जिस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में फॉर इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक तो इवेल्युएट कर सकते हैं और इवेल्युएट करने के बाद वो एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, आप चाहें तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवा सकते हैं विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में। इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एसेसिंग इंडिविजुअल, एक तरीके का फ्रेमवर्क देता है कि आप कैसे एसेस करें किसी इंडिविजुअल को। कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर डेवलपमेंट एंड अलाइंग एम्प्लॉयज गोल विथ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये सारे बातों पर ध्यान एकत्रित करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसको क्या चीज, एरिया फॉर डेवलपमेंट, किन क्षेत्रों में उसको काम करने की जरूरत है। उसके बाद अलाइनिंग एम्प्लॉयज गोल, मतलब एम्प्लॉय के गोल को अलाइन करना है किसके अनुसार? तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अनुसार। मतलब मेरा कोई गोल हो और वो गोल कहीं ना कहीं मीट करना चाहिए हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम कोई जो प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट हमारा गोल होना चाहिए कि हमारा एरर कम हो, और वो एरर अगर कम होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल को मीट कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन भी चाह रहा है कि जो है सो जो डिफेक्टिव जो भी जॉब बन रहा है वो डिफेक्टिव जॉब कम से कम बने। तो ये दोनों चीज़ जो है सो कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है। तो मेरा अगर डिफेक्ट हमसे कम निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं, और हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट है। तो ये अलाइनिंग जो है किस चीज़ का? तो स्ट्रीम लाइनिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स का, एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, इस दोनों को अलाइन करने का काम परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है। हम लोग कुछ की कंपोनेंट्स को देखेंगे, मेथड्स को देखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे। कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे, मेथड्स को देखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को डिफाइन किया जा सकता है, उसको हम लोग लागू कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है वो स्टूडेंट्स जो भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही, साथों साथ जो भी प्रोफेशनल है वो भी समझ सकते हैं कि अप्रेजल के विषय में बहुत ही जो है सो मार्केट में र्यूमर है, र्यूमर आप कह सकते हैं, हो सकता है वास्तविकता भी हो, कि अप्रेजल बहुत इन चीज़ों पर नहीं डिपेंड करके जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी और चीज़ों पे अप्रेजल डिपेंड करता है। तो वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स मोरल्स पे काम आप नहीं करेंगे
तो हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो आपका कुछ ना हो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कहीं ना कहीं पहुंचेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफेक्ट पहुंचेगा तो आज न कल फिर आपको भी उसका जो है सो दुष्परिणाम, जो बैड इफेक्ट्स है, उसको झेलना पड़ेगा। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में हैं, किसी के टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, तो भी आप जो है सो इस सेशन का जो है सो बेनिफिट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर अप्रेजल सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए, क्या क्या जो है सो सावधानी बरतें, और किस तरीके से इजीली आप जो है सो रिव्यू कर सके अपने जूनियर का, अपने एम्प्लॉयज़ का, और उसको एक अच्छा अप्रेजल दिलवा सकें। तो आप चाहे मैनेजर हो या फिर टीम लीड हो या कोई एम्प्लॉय हो या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप जो है सो अप्रेजल सिस्टम को समझने की कोशिश कर सकते हैं और पैरामीटर्स को ध्यान रख सकते हैं कि आपको, अगर आप समझेंगे तो आप उन क्षेत्र पे काम करेंगे। हो सकता है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा अप्रेजल नहीं मिले, लेकिन अगर आपका हैबिट डेवलप होगा तो आप दूसरे जगह, तीसरे जगह जहां भी जाएंगे, अगर उन पैरामीटर्स पे जब आप काम करेंगे तो आज न कल फिर आपको अच्छा अप्रेजल मिलेगा निश्चित रूप से। तो फिर समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि की कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है ना, आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का कि हम अगर किसी को अप्रेजल दे रहे हैं तो किस बिहाफ पे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ठीक है ना, किस बिहाफ पे दे रहे हो तो ठीक है, क्यों दे रहे हैं अप्रेजल, आप क्यों दे रहे हैं, ठीक, ये क्लियर होना चाहिए। तो अप्रेजल देने के लिए बहुत सारा चीज हो सकता है कि आप क्यों अप्रेजल दे रहे हैं। आप अप्रेजल हो सकता है इसलिए दे रहे हो कि आपका जो एम्प्लॉय है उसमें कोई ना कोई स्किल्स का इन्हेंसमेंट हो। क्या चीज का इन्हेंसमेंट हो? स्किल्स का इन्हेंसमेंट हो। स्किल का इन्हेंसमेंट का मतलब यह है कि अगर आप नया उसको जिम्मेवारी देंगे तो उस हिसाब से फिर आप स्किल्स भी उनको बताएंगे और वो स्किल्स कहीं ना कहीं सीखेगा। उसके बाद उसका जो है सो फाइनेंशियल जो है सो इन्हेंसमेंट हो कि जो है सो अच्छा उसको ग्रोथ मिले, हाइक मिले। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप मान लीजिए अप्रेजल दे रहे हैं तो अप्रेजल देने का मतलब ये है कि आप उसको एक अच्छा हाइक देंगे। ये दूसरी बात है। तीसरा बात की हो सकता है आप उसको नया जो है सो जिम्मेवारी दे रहे हैं, ठीक है ना, न्यू जो है सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, या फिर कोई नया जो है सो आप सॉफ्टवेयर या किसी भी जो है सो जिम्मेवारी के लिए उसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अपना डिफाइन होता है कि वो अप्रेजल किसी को क्यों दे रहा है। जैसे पदोन्नति होता है आदमी का कि कोई टीम मेंबर है वो जो है सो टीम लीड होगा, ठीक है ना, या फिर उससे ऊपर और बढ़ेगा, मैनेजर के रैंक में आएगा। तो आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। आप अगर अप्रेजल दे रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे, और परफॉर्मेंस का अगर एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए आप क्राइटेरिया बनाएंगे। क्राइटेरिया का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस का जब एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए कुछ 2-4 पैरामीटर्स आप डिफाइन करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई रेस हो रहा है, तो कोई किसी रेस में आप जब दौड़ाते हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट दौड़ता है रेस जीतने के लिए, तो एक तो है कि वो पहले पहुंचे तो वो विनर होगा, लेकिन जो दूसरे नंबर पे पहुंचेगा, तीसरे नंबर पे पहुंचेगा, चौथे नंबर पे पहुंचेगा, तो उस सबका हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे हम डिफाइन करते हैं कि जो इतने समय तक में पहुंच जाएगा, ठीक है ना, उस सबको एक साथ छांट लेंगे। फिर अगर दूसरा राउंड दौड़ाना है, तीसरा राउंड दौड़ाना है, तो इस तरीके से हम लोग कुछ पैरामीटर्स को सेट करते हैं कि टाइम एक है। उसके बाद कैंडिडेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है सो 15 साल के लड़का को अगर आप जो है सो 35 साल के लोगों के साथ दौड़ा देंगे तो फिर वो अनफेयर रेस हो जाएगा। तो एक एलिजिबिलिटी भी तय होना चाहिए कि आपको किस एज ग्रुप के लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, या फिर आप जब भी जो है सो किस क्या बोलते हैं रीजन के लोगों को ये करना है। अगर मान लीजिए कोई जो है सो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई आप रखे हैं, कोई स्टेट वाइज रखे हैं, तो इस तरीके का ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस का जैसे क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि आप जो है सो किसी एचआर के मेंबर का कंपैरिजन जो है किसी दूसरा डिपार्टमेंट के लोगों से कर सकते हैं। आप जब एचआर के लोगों का कंपैरिजन करेंगे तो एचआर के लोगों से ही करेंगे। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए कि परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया है, किस पैरामीटर्स पे आप उसको जज कर रहे हैं। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि आप किसी एक दिन का फीडबैक नहीं लें, आप थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट जो है सो हाफ ईयर या क्वार्टर ईयर आप उस पूरे सेशन का फीडबैक लें।
अलग अलग फीडबैक के लिए भी ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे उससे पूछ लिया कि हाँ कैसा काम कर रहा है, बोल दिया कि। अब हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे उसका दोनों का जो है सो नहीं जमता हो, तो फिर क्या बोलेगा कि वो अच्छा काम नहीं करता। तो फीडबैक आपको मल्टीपल सोर्स से लेना है, फीडबैक मल्टीपल सोर्स से लेना है, एक आदमी से नहीं पूछना है। आपको अगर किसी का रिव्यू करना है तो 20 लोगों से पूछना है कि हाँ भाई वो कैसा है, तो फिर उस हिसाब से आप उसको जस्टिफाई करें। तो फीडबैक उससे भी खुद भी पूछ सकते हैं आप, ये भी एक मेथड है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी आप पूछ सकते हैं और साथ में मैक्सिमम लोगों से इनपुट ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं की कंपोनेंट्स में। उसके बाद फिर और देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है कि किसी का भी कोई चीज याद नहीं रहता। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे टीम में, मैं एक टीम लीडर हूं और मेरे टीम में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों ने थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट द क्वार्टर ईयर या हाफ ईयर क्या काम किया वो मुझे याद रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि अभी मैं हूं, 2 महीना के बाद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूं, दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊं और मेरे जगह पे कोई दूसरा आदमी आ जाए, तो मैं अगर 1 साल से 6 महीना से किसी को जान रहा हूं, तो नेक्स्ट जो बंदा आएगा वो उसको हो सकता है कि 1 महीना में क्या ही जानेगा, और उसको अप्रेजल देना है, अप्रेजल का मीटिंग अटेंड करना है, तो क्या जवाब देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं जाती है, आप प्रॉपर क्या करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन करें कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सीट्स है, वो उसका वर्क का रहेगा साथ में। तो डॉक्यूमेंटेशन से दोनों फायदा है। अगर मान लीजिए कि आदमी भी स्विच करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि जितने भी लोगों का आपको रिव्यू करना है उसका हर एक टास्क उसमें मेंशन होगा, और टास्क मेंशन होगा तो आप किसी चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे। आप मतलब ये नहीं समझे मतलब माइंड से फॉरगेट हो गया, स्किप कर गया। आपका फॉरगेट या स्किप, जो भी लोग 20 लोग 25 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा जो है सो फाइनेंशियल लॉस, स्किल्स का लॉस, प्रमोशन का लॉस, हाँ बहुत तरीके का लॉस उसको दिलवा सकता है। तो इसलिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मैनेजर और टीम लीड, आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए, हर एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। जिसका भी आपको अप्रेजल देना हो, मतलब अप्रेजल रिपोर्ट भरना हो, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं करवाना चाहिए। आप खुद से करें या कहीं भी जो है सो, अगर मान लीजिए कि बहुत बिजी शेड्यूल है तो आप अपना एक प्रॉपर लोगों को ये दे करके रखें, या फिर जो भी है उसको देते रहें कि हाँ भाई ये काम है, इसका नोट कर देना। 5th नंबर जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आपको हमेशा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना होगा। आप इन द मंथ ऑफ अप्रेजल आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि 1 महीना में जो है सो कौन काम कर रहा हो, पता चला उस महीना में अच्छा काम करके आपको जो है सो ये करे, फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ही नहीं कर रहा हो। तो ऐसा अप्रेजल के मंथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंटिन्यूअस उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। 6th नंबर है ट्रेनिंग फॉर इवेल्युएटर्स। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि आप ही प्रॉपर जो है सो एक जितने भी टीम लीड है या जो भी जिनको भी जिसका जो मैनेजर है उसी के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, और उस ट्रेनिंग में उसको बताएं कि भाई आप जब किसी को एनालिसिस करते हैं तो किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखें। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, HR डिपार्टमेंट का काम है। क्या काम है, तो कैसे आप ट्रेनिंग को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, और जितने भी लोग हैं उसको ट्रेन करें कि आप किन पैरामीटर्स का ध्यान रखें। ट्रेनिंग ऑफ इवेल्युएटर, जो लोग भी इवेल्युएट करेंगे अप्रेजल को, तो उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक, अब देखिए कॉमन मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या मेथड्स है। ठीक, ये था कुछ की कंपोनेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो मेथड है वो 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब एक पूरा का पूरा सर्कल, मतलब कोई आदमी बंदा यहाँ खड़ा है तो इसका हर तरीके से आप एनालिसिस करें। 360 डिग्री मतलब हर तरीके का रिव्यू लें, हर तरीके से एनालिसिस करें, किसी 1-2 पॉइंट पे जज करके उसको नहीं छोड़ें, हर तरीके से उसका एनालिसिस करें। तो उसको कहते हैं हम लोग 360 डिग्री फीडबैक, मतलब हर जगह से उसका फीडबैक लें। ठीक, दूसरा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के आधार को मैनेज करें। ठीक, कि आप अगर मान लीजिए क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, तो उस बेसिस पे एनालिसिस करें। उसके बाद बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग सिस्टम, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है उस पर जज करें। इसके बाद है आपको सेल्फ असेसमेंट। मान लीजिए जैसे बहुत जगह है कि आपको अपना
रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि आपने क्या क्या किया है। जैसे मंथली रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आपने क्या क्या किया, या फिर एनुअली रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। वो खुद अपना रिपोर्ट बताएगा ये किया, आप उसके आधार पे जो है सो अपना वो एनालिसिस खुद करेगा। तो सेल्फ असेसमेंट। पांचवा जो चीज़ है वो है रेटिंग स्किल्स, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगल विंडो पे आपका कर्मचारी काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो कस्टमर उसको क्या रेटिंग दे रहा है, तो वो रेटिंग स्किल्स के आधार पे आप उसको देख सकते हैं। जैसे 5 स्टार एम्प्लॉय है, 4 स्टार एम्प्लॉय है, 3 स्टार एम्प्लॉय है, तो वो रेटिंग स्किल्स है। उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ ऐसा जो है सो परफॉर्मेंस का इंडिकेशन पता होना। जैसे मान लीजिए आप 5 टास्क दे रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में, कौन सा जो है सो सुपरवाइजर कितना ज़्यादा काम करवा पा रहा है, तो उसका जो है सो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की हाँ इस यूनिट से इतना इतना प्रोड्यूस हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका मैनेजर काम जो भी सुपरवाइजर है वो काम कर रहा होगा, करवा रहा होगा। तो वो अगर काम करवा रहा है तो मतलब वो एक्टिव होगा, तो आप उससे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से भी पता कर सकते हैं कि कितना अप्रेजल दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक मेथड है। तो ये 6 मेथड है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कि एकदम बेस्ट मेथड क्या है, किस किस बेस्ट मेथड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, कि पहले से बता रहे हैं कि आप क्या रखें, क्लियर एक्सपेक्टेशन रखें एम्प्लॉय से। अब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखें, और जो भी एक्सपेक्टेशन रखें वो एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशन है हमारे बॉस का, हमारे सीनियर का। तो सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, इनकरेज ऑन गोइंग फीडबैक। मान लीजिए किसी का रिव्यू खराब आ रहा है, तो आप उसको इनकरेज करें कि हाँ भाई थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस को ध्यान दीजिए। तो इनकरेजिंग ऑन गोइंग फीडबैक, जो भी फीडबैक आ रहा है उसको इनकरेज करें और उसको अच्छा करने का कोशिश करवाएं। फोकस ऑन डेवलपमेंट, आप हमेशा किसी को इवेल्युएट करने से अच्छा है कि आप उसके डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ये कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए और उसको डेवलप करवाइए, ठीक है ना। आप एसेस करना बहुत आसान काम है, किसी को इवेल्युएट करना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी का डेवलपमेंट करवाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जरूरी ये है कि आप उसका डेवलपमेंट करें, तो फिर अच्छा एसेस खुद ही हो जाएगा, अच्छा जो है इवेल्युएशन खुद ही होगा। तो फोकस ऑन डेवलपमेंट। पांचवा है बी ऑब्जेक्टिव एंड फेयर। आप ऐसा नहीं है बाइस्ड नहीं हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप काम करें और फेयर काम करें। ऐसा नहीं कि हाँ आपके जब एसेस कर रहे हैं, किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो है सो रीजनलिज्म या फिर जो है सो कास्टिज्म या फिर क्षेत्रवाद, ये सारा कुछ जो है सो नहीं आना चाहिए। इनकॉर्पोरेट एम्प्लॉय इनपुट का ध्यान रखें। फॉलो अप लेते रहें। यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं, तो आप लोग हम लोग कुछ तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ट्रेनिंग फॉर मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट कि मैनेजर्स को ही ट्रेनिंग दे कि आप अगर एवेल्युएट कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ये 8 मेथड हम लोगों ने समझा। कंक्लूड करें अगर इस सेशन को, तो अप्रेजल सिस्टम में हम लोग को अगर कंक्लूजन पे आए तो यह है कि अगर आप इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाते हैं तो ये ना सिर्फ इवेल्युएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ये सिर्फ एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ही इवेल्युएट नहीं करेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को अच्छा अप्रेजल मिलेगा तो निश्चित रूप से जल्दी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीव नहीं करेगा। तो जो रिटेंशन वाला जो मामला हम लोग बार बार कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय जो है सो ये होना चाहिए कि आप जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से कोई छोड़ करके नहीं जाए, और जो गए भी है तो वो जल्दी से आए, ठीक। तो एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद इंगेजमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, और ये क्या करता है, अलाइन करता है जो अहम चीज है ऑर्गेनाइजेशन का गोल किसके साथ, एम्प्लॉय के गोल के साथ। बाय इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रक्चर्ड फेयर, बार बार मैं कह रहा हूं कि फेयर अप्रेजल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। फेयर एंड कंटिन्यूअस अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन कैन एनहांस एम्प्लॉयज डेवलपमेंट एंड ड्राइव ओवरऑल सक्सेस। अगर मान लीजिए कि ये सारा चीज फॉलो करते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से एक अच्छा अप्रेजल सिस्टम बना सकते हैं, और अप्रेजल सिस्टम को लेकर के जो मिसकंसेप्शंस है वो निश्चित रूप से दूर हो सकता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कोई भी मैनेजमेंट की टीम चाहती है तो वो एक फेयर अप्रेजल सिस्टम रखें, और फेयर अप्रेजल सिस्टम के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद
आपको जो है सो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ जो हम लोगों ने देखा इसके मदद से एक फेयर अप्रेजल सिस्टम बना सकते हैं। और अगर फेयर अप्रेजल सिस्टम होगा तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन, अप्रेजल सिस्टम फेयर होगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल और एम्प्लॉयज का गोल वो दोनों अलाइन होगा। और दोनों अगर अलाइन होगा, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहता है कि नहीं ये कंपनी में सीखने को अच्छा मिलता है, तो सीखने को अच्छा मिलता है बाद बाकी चीज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखने को अच्छा मिलता है, कंपनी भी अच्छी है, ये दोनों चीज जो है सो अलाइन होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये दोनों अलाइन हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा और एम्प्लॉयज का भी ग्रोथ होगा। तो एक फेयर अप्रेजल सिस्टम स्टेबल करने की कोशिश करें, और उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या कंपोनेंट्स है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसके बारे में हम लोगों ने एक एक करके समझा। ओके, थैंक यू।